कई बड़ी खबरों के बीच में लगातार बिहार की सियासी सुगबुगाहट सामने आती रहती है और तमाम राजनीतिक दलों का ध्यान भी इस वक्त बिहार के चुनाव पर है। बिहार का ये चुनाव बहुत अहम होने वाला है और यहाँ पर एक बड़ा हमला लगातार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरफ से लालू प्रसाद यादव पर रहा है। वो है परिवारवाद का हमला, वंशवाद का हमला। बिहार में परिवारवाद को लेकर अब सियासी घमासान तेज हो गया है। बिहार में आयोग के गठन में नेताओं के करीबी लोगों को शामिल किए जाने पर आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने एनडीए नेताओं के रिश्तेदारों के नाम गिनाए और कहा कि समर्पित जमाई आयोग का गठन किया जाए। इस जेडीयू और बीजेपी ने तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया उस पर जोरदार पलटवार किया है। जेडीयू ने कहा है कि तेजस्वी यादव को अपने पिता का कार्यकाल देखना चाहिए और पूछना चाहिए कि उस दौरान मामा आयोग क्यों नहीं बनाया गया था। इस पर हम बातचीत करेंगे। तमाम राजनीतिक दलों के प्रवक्ता मेरे साथ होंगे, लेकिन 5 की पड़ताल में उससे पहले देखिए छोटी सी रिपोर्ट। रामविलास पासवान जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है। अशोक चौधरी जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है। मांझी जी के दामाद को भी आयोग में जगह मिली है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, जंगल राज ऐसे आरोपों की बारिश लालू यादव पर होती रही है। अब तेजस्वी ऐसे ही आरोप में बीजेपी और जेडीयू को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार में आयोग के गठन में नेताओं के करीबी लोगों को शामिल किए जाने पर नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि समर्पित जमाई आयोग का गठन किया जाए। डीके बॉस का जो हम कह रहे थे, अब महिला आयोग में सदस्य के तौर पे उनकी पत्नी को बनाया गया है और कैटेगरी है गैर सरकारी यानी शिक्षाविद। क्या बिहार में और कोई शिक्षाविद नहीं है इनके अलावा? कोई और बिहार में पढ़ा लिखा नहीं है क्या इनके अलावा? और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, इन्होंने अपने पति का नाम नहीं लिखा है, अपने पिता का नाम लिखा है। जो अल्पसंख्यक विरोधी लोग हैं, आज पूरा वही वैसे ही सोच के लोग जो है सचिवालय पे कब्जा कर चुके हैं। जेडीयू और बीजेपी ने तेजस्वी यादव के परिवारवाद वाले इन आरोपों पर जोरदार पलटवार किया है। अगर उनकी पार्टी का नाम परिवार पार्टी रख दिया जाए, लालू प्रसाद यादव को कोई यादव नहीं मिला बिहार में, जो उनके जगह पे मुख्यमंत्री हो, उनकी पत्नी ही मिली। लालू यादव का कोई बेटा बेटी नहीं मिला, बेटी ही मिली। एमपी बनी, कोई एमपी लड़ी, कोई राज्यसभा गई, कोई बेटा डिप्टी सीएम। तो ये लालू यादव जो परिवार की पार्टी है, वह आज चोर चोरी के खिलाफ तेजस्वी बोल रहा है। निसंदेह ये करारा जवाब उन राजनीतिक दलों को है जिन्हें इस देश में 6 दशक से ज्यादा सरकारें चलाने का अवसर मिला और उसका लाभ उठाने के बजाय उन्होंने बराबर जातिगत जनगणना के सवाल को ठंडे बस्ते में डाले रखा है। लेकिन 2 फैसले बराबर इस देश में याद किए जाएंगे। बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जातीय सर्वे सफलतापूर्वक कराया और उसके आधार पर कई ऐतिहासिक निर्णय हुए। तेजस्वी यादव जी अपने पिताजी से पूछें कि साला साली बहनोई ससुराल बाद के जो पूरी सरकार बना लिए थे, ये वंशवादी परिवारवादी सोने का चम्मच लेकर जन्म लेने वाला अनुकंपा की राजनीति करने वाले लोगों की भाषा है। ये लोग जब भी आते हैं तो अपने अगल बगल के लोगों को, अपने सगा संबंधी को ही सत्ता सौंपते हैं और सत्ता का सुख प्रदान करते हैं। बीजेपी में परिवारवाद को लेकर सियासत गरमा गई है, तो वहीं इस बीच केंद्र सरकार ने जनगणना के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है। आजादी के बाद पहली बार जातीय जनगणना का रास्ता साफ हो गया है। अब पूरे देश में मार्च 2027 की रेफरेंस डेट से जातीय जनगणना कराई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अच्छा, ये दिलचस्प भी है क्योंकि ये मुद्दा
आमतौर पर एनडीए का मुद्दा, बीजेपी का मुद्दा हुआ करता था, आरजेडी के खिलाफ, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ, तेजस्वी यादव के खिलाफ हुआ करता था। लेकिन तेजस्वी आज इस मुद्दे को एनडीए के खिलाफ उठा रहे हैं, तो इसको थोड़ा समझते हैं। मनोज लाल दास मनु जी जो कि नेता हैं जनता दल यूनाइटेड के, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज कुमार जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं बीजेपी बिहार के। साथ ही साथ राजेश राठौर साहब, प्रवक्ता कांग्रेस, भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश जी, आपका भी स्वागत है। तो आज ये सबसे पहला तो नीरज जी आप ही से सवाल बनता है। आमतौर पर ये मुद्दा आप उठाते थे, लेकिन आज लगता है कि ये अस्त्र बन गया है तेजस्वी यादव का, आरजेडी का, और जो चीज़ें या सवाल वो खड़े कर रहे हैं उस पर भी थोड़ा सा जवाब आए बीजेपी की तरफ से, तो ऐसा लगेगा कि हाँ आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। आमतौर पर हम देखते हैं बयानबाजी तो बहुत होती है, उन पर भी आरोप लगा दिए जाते हैं, वंशवाद की राजनीति है भी वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने सवाल खड़े किए हैं उनके क्या जवाब हैं? देखिए, मैं बता दूं, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं कि यहाँ पर किशोर कुणाल जी के बेटे, स्वर्गीय किशोर कुणाल जी के बेटे सायन कुणाल को बनाए गए। मैं एक उदाहरण के साथ शुरू करता हूँ आपको। इनको शायद नहीं मालूम है कि वह उस पिता के पुत्र हैं सायन कुणाल जी, जो लालू की यादव के सीने पर चढ़कर हनुमान मंदिर बनाए बिहार में, और हनुमान मंदिर के माध्यम से उन्होंने पटना में 9 अस्पताल बनाए। लालू जी तो हनुमान मंदिर तोड़वाने के लिए चले गए थे ना, सबको मालूम है। फोर्स लेकर के और बुलडोजर डंपर लेके हनुमान मंदिर तोड़वाने चले गए थे। लालू जी तो वो शख्सियत है। लेकिन सायन कुणाल उस बाप के बेटे हैं जिसने अयोध्या राम मंदिर में, जहाँ की रास्ता कम पड़ रहा था मंदिर तक जाने के लिए, 2 एकड़ जमीन अपना व्यक्तिगत ट्रस्ट का जमीन दान दिया वहां। तो ये नहीं बनेगा तो कौन बनेगा साहब? इसमें परिवारवाद कहां से आता है? क्या किशोर कुणाल जी कहीं राजनीति में थे क्या? किसी राजनीति में थे किशोर कुणाल जी? दरअसल यह तेजस्वी यादव की दलित और सवर्ण विरोधी मानसिकता का परिचायक है उनका इस तरह का बयान। वो कभी नहीं चाहते कि कोई दलित का बेटा, कोई सवर्ण का बेटा समाज में आगे बढ़े। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ इतना है कि उनका परिवार, उनका वंश आगे बढ़ता रहे। उनके समय में हुआ चलता था सर एक मुहावरा, ससुराल 100 से साधु, सू से सुभाष, रा से राबड़ी, लौ से लालू। पूरा ससुराल का बोल वाला था। तो ससुराल आयोग वो क्यों नहीं बना दिए थे? दरअसल ये लोग बिहार का मजाक बनाना चाहते हैं, बिहार का मजाक उड़ाना चाहते हैं। और लालू जी ने जो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, घोर अपमान किया, अपने चरणों के पास उनकी तस्वीर को रखवाया, इस आरोप से बचने के लिए, लोगों का, जनता का ध्यान भटकाने के लिए अनर्गल विधवा विलाप कर रहे हैं। लेकिन पहले उनको बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने के लिए देश की जनता से और बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। और अगर तेजस्वी यादव जी को हिम्मत हो, ये बताइए, तो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं ना, जब कांग्रेस ने बिहार में शासन छोड़ा था 2090 में, तो लालू प्रसाद यादव को जो ग्रोथ रेट बिहार को उससे मिला था वो लगभग 4% का था, 4.1% का। लालू जी ने उसे गर्त में ला दिया, 2.3 पर ला दिया। तो कांग्रेस ने जहां तक बिहार को लाके दिया था उससे भी नीचे लालू लेके चले गए। और नीतीश कुमार जी उस बिहार को 11.45% के, और जो कि सबसे ज्यादा विकास का दर है पूरे देश में, वहां तक ले गए। 17 लाख घरों में मात्र बिजली हुआ करती थी, आज 2.34 करोड़ घरों में बिजली ये तो नीरज जी थोड़ा डिटेलिंग में इस पर बात करेंगे। आप निश्चित तौर पर पार्टी प्रवक्ता होने के नाते आप उपलब्धियां बताएंगे, वो भी हम यहाँ पर सुनेंगे। हम उसको सुनेंगे। अभी जो मुद्दा है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते, फिर आप लोग आपस में बात करते ही हैं। लेकिन राजेश जी, एक बात तो ये है कि मुद्दा वो उठाया जाए जिस मुद्दे में हम पाक साफ हो, या कहते हैं ना कि अगर आपके पास में वो उस चीज में एक क्लैरिटी है, उस चीज में आप पर कोई आरोप नहीं है, तो आप उस मुद्दे को उठाते हैं तो उसका जरा जोर पड़ता है। अब वंशवाद की बात को अगर तेजस्वी यादव उठाएंगे तो क्या ही इंपैक्ट पड़ेगा? और कांग्रेस हो चाहे आरजेडी हो, दोनों को लगातार बीजेपी घेरती रही है इस मुद्दे पर। परवीन जी, आप ठीक बोल रहे हैं, आपकी बात में मैं मान भी लूं। ये मुद्दा कौन उठाते थे? भारतीय जनता पार्टी के लोग, जेडीयू के लोग। परिवारवाद पर हमला कौन करते थे? दिल्ली से लेकर पटना तक के लोग, नरेंद्र मोदी जी से लेकर और नीतीश कुमार जी तक। ठीक है, परिवारवाद पे बोलना भी होना चाहिए, लेकिन परिवारवाद को जो बढ़ावा वो दे रहे हैं उस पे हमारा सवाल है कि जिस भी आप आलोचना करते थे वही काम उस गति से और तेजी से आप कर रहे हैं। आखिर कौन सी मजबूरी है? किसको बनाते हैं वो किस आयोग के सदस्य, और किसको आप बनाते हैं किस आयोग का अध्यक्ष? ये जेडीयू और भाजपा का मामला है, वो मेरा मामला नहीं है। लेकिन सवाल इसका है, जब परिवारवाद पर आप दूसरों को घेरते थे, आज कहाँ है मुझे नहीं पता। अब चिराग पासवान जी अपने बहनों को बना ले, क्या दिक्कत है? जीतनराम मांझी जी अपने दामाद को बना ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अशोक चौधरी जी
अपने दामाद को बना ले, मुझे कोई दिक्कत हाँ, नहीं। मैं बस समझना लेकिन यही चाह रहा था राजेश जी कि क्या आप लोगों को इससे जी। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब क्योंकि बीजेपी ने विरोध किया इसलिए सिर्फ ये मुद्दा उठाना है हमको? नहीं, मैं वहीं आ रहा हूं, मैं वहीं प्रवीण जी आ रहा हूं। दिक्कत मुझे क्यों होगा उनकी सरकार? दिक्कत इस बात का है कि अशोक चौधरी जी दलित की नुमाइंदगी करते हैं, जीतन मांझी जी दलित की नुमाइंदगी की बात करते हैं, चिराग पासवान जी दलित के कोटा खाते हैं, तीनों मिलकर दलित की तो सिर्फ बात करते हैं, और जो पद और प्रतिष्ठा देने की बात आती है तो परिवार से बाहर नहीं निकलते हैं। मैं चाहता हूं किसी और पासवान को मिलता, किसी और मांझी को मिलता, अशोक चौधरी के दामाद को बदला किसी और दलित को देना चाहते थे, लेकिन अशोक चौधरी तो पहले ये बताएं कि वो दलित के दामाद को मिला है या स्वर्ण के बेटा को मिला है। उससे बड़ी बात है कि सबको पता है कि डी के बॉस कौन है, सुपर सीएम कौन है, दीपक कुमार। दीपक कुमार की धर्मपत्नी महिला आयोग की सदस्य होती हैं, उनकी क्या हैसियत, किस कार्यकर्ता का हक उन्होंने खाया है, ये नीतीश कुमार बताएं। चूंकि नीतीश कुमार रिटायर्ड दीपक कुमार को अपने साथ रखे हुए हैं, इसका मतलब है कि नीतीश कुमार मैं तो एक बात जानता हूं राजेश और जी नीतीश कि कुमार जब को आप बहुत- लोगों को दर्शक सुनते हैं, आम जनता सुनती है, एक जिम्मेदार प्रवक्ता आप लोगों का भी बड़ा लंबा सियासी सफर रहता है, तो उन्हें समझ में आता है कि सब एक जैसे हैं। वो तो जब राजनीतिक मुद्दा उठाना होता है तो ये उठाया जाता है। अच्छा मनोज जी, एक बात तो साफ है कि एक नाम गिनाया होता, दो नाम गिनाया होता, 3-4 नाम गिना दिए यहाँ पर तेजस्वी यादव ने, और आप जिन चीज़ों को लेकर इन पर हमला करते रहे वही काम अगर आप कर रहे हैं तो ऐसी मजबूरी क्या है? और अगर वंशवाद के खिलाफ कोई लड़ाई है, वंशवाद के खिलाफ राजनीति है, तो उसको दिखाना भी चाहिए, उसका क्रियान्वयन आप लोगों की तरफ से भी होना चाहिए। आप भी वही करेंगे तो फिर ये मुद्दा कैसे उठाएंगे? देखिए प्रवीण जी, ये जो मामला आज सामने उठ के आ रहा है, अगर आयोग में किसी को भी सदस्य बनाया गया, एक के केवल कुणाल साहब के पुत्र किसी दल में एक तरह से नहीं रहे हैं, लेकिन उनका क्रियाकलाप क्योंकि बहुत दिन से अपने पिता के साथ धार्मिक क्षेत्रों में उनकी रही है, तो उनको धार्मिक न्यास बोर्ड का सदस्य बनाया गया। दूसरे, जो भी आप मांझी जी के दामाद की बात कर ले या चिराग जी के दामाद की बात कर ले, वो लोग अपने पार्टी के पदाधिकारी रहे, कार्यकर्ता रहे, शुरू से ही वो लोग। मनोज जी, ये क्या बात हुई? तो तेजस्वी यादव भी बचपन से ही राजनीति में सक्रिय हैं, अब राहुल गांधी भी सक्रिय है, फिर क्यों सवाल उठाए जाते थे इन पे? ये लोग भी सक्रिय हैं, भी पार्टी के सदस्य रहे, खूब राजनीति सीखी इन्होंने, खूब राजनीतिक दांव पे। फिर इनको कहा जाता है कि इनको सिल्वर स्पून मिल गया, इनको चांदी की चम्मच से राजनीति मिल गई। जी, ईमानदारी से राजद या कांग्रेस के लोग बोल सकते हैं कि राबड़ी देवी किस पार्टी की कार्यकर्ता थी, बोल सकते हैं। तेजस्वी यादव राजद में किस पोस्ट पर थे, बोल सकते हैं। तेज प्रताप यादव पार्टी में किस पोस्ट पर थे, सुभाष यादव किस पोस्ट पर थे, साधु यादव किस पोस्ट पर थे, कौन से पार्टी के? ये राजेश जी, ये बात तो है, देखिए राजनेता हो तो हो, पर परिवार और यहाँ तक कि पुलिस में या अधिकारी के महकमों में भी विशेष जाति और समुदाय के लोगों को बैठाने तक के आरोप लगते रहे लालू प्रसाद यादव पे। लगता है हमने कई पुलिस पदाधिकारियों को, कई अधिकारियों को। बोलिए राजेश जी, बोलिए। दीपक कुमार जी की धर्मपत्नी किस पार्टी के सदस्य थी या हैं, हम इतना जानना चाहते हैं और बिहार जानना चाहते हैं। जो डी के बॉस हैं, उनकी धर्मपत्नी किस पार्टी की सदस्य कब से रही हैं, इसका जवाब दे दीजिए आप। एक सवाल है, अनेक सवाल नहीं है। और किस जनता दल यू की कार्यकर्ता यानी महिला कार्यकर्ता को उन्होंने हक खाया है, इसका जवाब दीजिए। क्या जनता दल यू में सक्षम कोई कार्यकर्ता महिला नहीं थी, इसलिए उन्होंने दिया? क्या दीपक कुमार अपने पद से संतुष्ट नहीं है? यादव ने खाया हक, तो तेज प्रताप ने खाया हक, तो मीसा भारती ने खाया हक, तो रोहिणी ने खाया। इस पर तो आपका जवाब कभी भूलेगा नहीं। आपको बताइए कि राहुल गांधी जी जब इस्तीफा दे दिए तो वहां कोई कार्यकर्ता नहीं था क्या कि दिल्ली से उठाकर
प्रियंका गांधी को ले गए। आप उस कहते मंत्री हैं को कि लिए कांग्रेस गए। पार्टी, आरजेडी, ये सब कुछ बताए, आप नहीं बताएंगे, सिर्फ करप्शन करते रहेंगे, परिवारवाद करते रहेंगे, भ्रष्टाचार करते रहेंगे। एक बड़ा मामला है कि आज तक कोई बता नहीं पा रहा है कि रीशु श्री कौन है, जो पूरे बिहार के ठेका के ठेकेदारी करता था दिलाने का। उसका पोल क्यों नहीं खुल रहा है? अगर आज जांच हो जाए कि रीशु श्री कौन है, रीशु श्री कहाँ है, अगर वो पकड़ा जाता है तो मुख्यमंत्री के घर में रहने वाले अनेक अधिकारी जेल के अंदर होंगे। यह सरकार भ्रष्टाचार की जननी है। मनोज जी, मैं आता हूं इस पर। नीरज जी को भी सुनेंगे। नीरज जी, आपने दोनों की बात सुन ली, मैंने बीच में टोका नहीं क्योंकि कई सारी बातें एक साथ आ गई। वो एक सवाल में समेटने में शायद समय ज्यादा लगता, लेकिन ये जो छोटी सी बहस हुई इसमें बहुत सारे मुद्दे निकल कर आए हैं जेडीयू प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता की। उससे एक बात तो बहुत साफ है कि यहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे आप भी पल्ला नहीं छुड़ा सकते। यानी वो बात तो आएगी घूम फिर कर, चाहे वो बोस साहब की बात की जा रही है या कुछ और मुद्दे उठाए जा रहे हो कांग्रेस की तरफ। नहीं, देखिए सर, आप इससे बड़ा स्पष्ट रहिए। परिवार वंशवाद की परिभाषा यह है कि पूरी की पूरी पार्टी, पूरी जमात एक व्यक्ति या एक परिवार के पार्ट में शामिल हो। जैसे कि कांग्रेस में पूरी की पूरी कांग्रेस गांधी परिवार में सम्मिलित है, लालू परिवार में पूरी की पूरी राजद सम्मिलित है। कोई इसका अध्यक्ष होगा, मुख्यमंत्री होगा, इसी परिवार से होगा, पहले से तय है। अब यहाँ किशोर कुणाल जी के बेटे बनते हैं, इसमें परिवारवाद इनको कहां से दिखता है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। दीपक कुमार की पत्नी बनती है जो डबल एमए है, पीएचडी है, कई असिस्टेंट प्रोफेसर भी रही हैं, कॉर्पोरेट में काम भी की हैं, योग्यता के आधार पर भी तो कहीं कहीं नियुक्तियां होती है। इसमें परिवारवाद कहाँ है? वो क्या, कब दीपक कुमार जी कब एमएलए थे, एमपी थे, भाजपा जदयू के मेंबर थे, कब थे वो? नहीं, एक तो आप एक चीज मानेंगे नीरज जी, ऐसा नहीं है। एक चीज बस छोटा सा सबमिशन है नीरज जी, आप ही थोड़ा कंटिन्यू करें इसको। मैं ये कहता हूं कि योग्यता के पैमाने पर हो सकता है कई और लोग थोड़े और ज्यादा योग्य हों, पीएचडी भी बहुत सारे मिल जाएंगे और भी, लेकिन एक परिवार का होना एक अतिरिक्त योग्यता साबित होती है। इसको बोलते हैं थोथी दलील करना, हरि अनंत हरि कथा अनंता। किसी और को बनाते तो कहते कोई और होता, किसी और को बनाते कहते कोई और होता। अरे होना तो किसी एक का ही है ना। इसमें भाग्य, किस्मत सब कुछ का होता है, और उनका किस्मत में साथ दिया, वो हो गई। किसी और काम करते तो कहते उससे और कोई योग्य बिहार में नहीं था क्या? बिहार तो ज्ञान की भूमि रही है, एक से कि यहाँ योग्य लोग भरे पड़े हैं, लेकिन किसी एक का उसमें हुआ। रामविलास पासवान के जो दामाद है मृणाल जी, बहुत पुराने समय से, लंबे समय से रामविलास जी के साथ राजनीति में सक्रिय रहे, चुनाव भी लड़े हैं, सब कुछ किए हैं। इनकी तरह नहीं कि सीधे उठे और डिप्टी सीएम बन गए। राबड़ी जी घर में चूल्हा फूक रही थी, सीधे आई और मुख्यमंत्री बिहार की बन गई। और पूरी की पूरी पार्टी, आज देखिए ना क्या पार्टी में हो रहा है। आज तेजस्वी यादव जी हैं, वो आज लालू जी के प्रतिनिधि हैं। कल अगर लालू जी बोल देते हैं कि नहीं मेरी प्रतिनिधि मीसा भारती होगी, तेजस्वी को नेता मत मानिए, कल पूरा का पूरा आरजेडी तेजस्वी को नेता नहीं मानेगा, मीसा को मानने लगेगा। तो ये इस परिवारवाद का, मैं समझ गया आपकी बात। कुल मिलाकर अगर किसी परिवार से योग्य व्यक्ति आता है तो वो राजनीति, और ऐसे तो कई एग्जाम्पल है। राजेश जी, एक बात तो सही है कि ठीक है, चलिए परिवार हम देखते हैं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, बस हम जर्नलिस्ट के बेटे जर्नलिस्ट बनाने का कोई नहीं सोचता, बड़े घबराते हैं हम उसमें। लेकिन राजनीति में जिस तरीके से लालू परिवार पूरा का पूरा सियासत में आया, राबड़ी देवी जी जिस तरह से मुख्यमंत्री, तेज प्रताप जी को हम देख रहे हैं अभी हाल के दिनों में, वो तक राजनीति में आए, मंत्री रहे हैं। अब इनकी कौन सी योग्यता को आप सामने रखेंगे? ये वाली वंशवाद की राजनीति पर तो काउंटर करिए। अरविंद जी, आपका सवाल के जवाब आपके सवालों में है कि हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि जो लोग हमसे सवाल करते थे वो लोग ऐसे क्यों हो गए। सवाल ये भाजपा को साथी नहीं वाइफ में परिवारवाद कहाँ है? बता रहे हैं किशोर कुणाल जी के बेटे सायन कुणाल आए हैं, परिवारवाद इसमें कहाँ दिखे आपको? जरा स्थापित करिए ना, आप इसको नहीं एस्टैब्लिश कर सकते साहब। धर्मपत्नी है, मतलब दीपक कुमार की धर्मपत्नी के अलावा दीपक कुमार क्या है भाई? कभी एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं किसी पार्टी के टिकट पर। क्या गजब आ रहा है। उस तरह से तो महिला आयोग में जितनी सदस्याएं बनी, वो किसी न किसी की पत्नी है, किसी न किसी की माँ है, इसका क्या मतलब हो जाता है? कहीं कोई तुक नहीं बनता इसमें, परिवारवाद बोलने का भी तुक नहीं बनता। की आदत है बीच बीच में बोलने के। हम ये कह रहे हैं कि आखिर वो किन्हीं को बनाए, हमको कभी भी कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो परिवारवाद पे हमला करते थे वो परिवारवाद के बढ़ावा देने वाले कैसे बन गए? आज यह बिहार
परिवारवाद के परिचायक बना है, यह बिहार भ्रष्टाचारवाद के परिचायक बना है। मैं इसलिए कहता हूं, नई बात मैं कह रहा हूं कि आखिर कई बार सवाल उठ रहे हैं कि रीशु श्री गायब है, उस पे केस है। आपसे भी पूछूं, आप भी आज चार्ज करेंगे? ठीक है, ठीक है, अब सुन लीजिए, फिर वो सवाल रह जाएगा अनुत्तरित। नीरज जी, यह व्यक्ति बिहार के सारे मैं बराबर कर दूं कि सायन कुणाल, किशोर कुणाल जी के बेटे बनते हैं, इसको अगर आप परिवारवाद कहते हैं तो आप इसको एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे जनता के बीच। दीपक कुमार की पत्नी अगर बनती है तो कहीं से परिवारवाद नहीं है। दीपक कुमार कहीं किसी पार्टी की शायद सदस्य भी नहीं रहे। अभी राजेश जी आप बीच में नहीं बोलते, अभी बोला आपने परिवारवाद कह देंगे। जितनी महिलाएं सदस्य बनी है वो सब किसी न किसी की पत्नी है, साथ किसी की बहन है, माता है, तो किसी परिवार से आती है। लेकिन उसको परिवारवाद कैसे आप एस्टेब्लिश कर देंगे साहब? एक नॉन पॉलिटिकल फैमिली से आदमी आकर के आयोग का सदस्य बनता है और उसको परिवारवाद की सारणी में लाके जोड़ रहे हैं। ये आपकी हताशा को दर्शाता है। अच्छा मनोज जी, कुल मिलाकर 100 की सीधी बात अंत में मुझे बताइए मनोज जी कि क्या वंशवाद पर अभी अब कोई सियासत नहीं होगी, मुद्दे कुछ और होंगे बिहार चुनाव में? देखिए, वंशवाद सवाल जो है और ये जो है, इस दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मैं तो ये कह रहा हूं ना कि जो लोग बोर्ड के सदस्य बने उसमें एक कुणाल साहब के पुत्र को छोड़ के सभी लोग राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, जब से उनकी पार्टी की स्थापना हुई है उससे पहले ही से वो लोग लगे हुए हैं। कोई महासचिव है, कोई कुछ है और पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं, तो उनको अगर बनाया गया है, वर्षों से वो भी मेहनत कर रहे थे, तो उसमें फिर किसी को परेशानी क्यों हो रही है? चाहे हमने महिला आयोग के सदस्य के रूप में जिनको बनाया है वह क्या मैट्रिक फेल है क्या, नौमा फेल है क्या? जो कैटेगरियां होना चाहिए ये उसी के आधार पर वो बनी होगी। उनको तो किसी के, कोई पार्टी के किसी की वो पुतोह नहीं है, किसी की वो बेटी नहीं है, किसी की वो पत्नी नहीं है। भाई राजेश जी, योग्यता के आधार पर है और किसी परिवार से आते हैं तो ये अयोग्यता थोड़ी हो जाएगी। तो आपत्ति क्यों है इन पर भाई? हर व्यक्ति के अंदर योग्यता है। सवाल इसका है कि हिस्सेदारी किसको दे रहे हैं, भागीदारी किसको है। आप पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित की बात तो करते हैं, और जब हक देने की बात आती है तो आप घर में सिमट के इस मुद्दे पर आज बात करते करते बड़ा कंफ्यूजन हो गया कि ये जवाब जो है आमतौर पर बीजेपी की तरफ से आते थे। आज आप उस भाषा पर गए या उस शैली पर गए जो आमतौर पर बीजेपी की तरफ से बोली जाती थी। लेकिन आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस मुद्दे को आज तेजस्वी यादव ने उठाया भी है। खैर 5 की पड़ताल में इतना ही, लेकिन बिहार में आने वाले दिनों में यह मुद्दा गरमाया रहेगा।